बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम 2015 और 2017 का जो कंप्लीट पेपर है ये डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले हम इसके फर्स्ट 10 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 11 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज डैश। कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। चार ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन ए है नॉर्मल सब ग्रुप, ऑप्शन बी है मे नॉट बी नॉर्मल, ऑप्शन सी है साइक्लिक सब ग्रुप और ऑप्शन डी है अबिलियन सब ग्रुप। अब इस MCQ की स्टेटमेंट में एक्चुअली हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल सा ये MCQ है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है इंटरसेक्शन ऑफ एनी collection of normal subgroup of a group G is also normal subgroup। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप की कलेक्शन है, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहाँ से फिर क्लियर है कि इसका फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल सब ग्रुप को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लें कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सबग्रुप नॉट नीड टू बी अबिलियन। इसका अबिलियन होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल भी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जनरल लीनियर ग्रुप। दिस इज ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। GLNR जनरल लीनियर ग्रुप है एक किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको अगर मैं नाम दूं G का और H इसका सब ग्रुप है जो कि ग्रुप ऑफ matrices with determinant is 1। इसको अगर मैं HLNR का नाम दूं तो ये H जो है ये G का नॉर्मल सब ग्रुप है। H इज़ नॉर्मल इन G, ये नॉर्मल सब ग्रुप की यहाँ पे सिंबल यूज़ की है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन H अबिलियन नहीं है। H इज़ नॉट अबिलियन। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैट्रिसेस में AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे इसकी जो लास्ट ऑप्शन है अबिलियन सब ग्रुप, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने कलेक्शन लेनी है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो अबिलियन नहीं हो सकता। क्योंकि हमने यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल देख लिया कि अगर G एक ग्रुप है आपके पास सिंगुलर मैट्रिसेस का अंडर मल्टीप्लिकेशन और H उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है जिसमें वो वाली मैट्रिसेस आएंगी जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा, ये इसका सब ग्रुप है और ये इसमें नॉर्मल होगा G में, और ये अबिलियन नहीं है। H G में नॉर्मल तो है
H is a normal subgroup of G, but this is not a billion because AB is not equal to BA in matrices। अगर हम इन जनरल बात करें तो MCQ नंबर 11 में स्टेटमेंट ये थी कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज डैश, कि अगर आप कोई कलेक्शन लेते हैं नॉर्मल सबग्रुप्स की तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन थे, तो ये एक्चुअली एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है। थ्योरम ये कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज आल्सो नॉर्मल सबग्रुप, कि अगर आप कोई कलेक्शन लेते हैं नॉर्मल सबग्रुप्स की, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी नॉर्मल सबग्रुप ही होगा। इसके मुताबिक इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, विच इज़ नॉर्मल सबग्रुप। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली कि जो नॉर्मल सबग्रुप है उसके लिए अबिलियन होना ज़रूरी नहीं है। इसी के लिए हमने एक यहाँ पे काउंटर एग्जांपल ले ली, GLNR हमने एक जनरल लीनियर ग्रुप ले लिया। कौन सा? ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसका हमने एक सब ग्रुप ले लिया H, जिसमें वो वाली मैट्रिसेस होंगी जिनका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। अब H जो हमने G का सब ग्रुप लिया है, दिस इज नॉर्मल इन G। H is normal subgroup of G, but H is not abelian because AB is not equal to BA in matrices। तो इसलिए फिर जो नॉर्मल सबग्रुप है उसका अबिलियन होना ज़रूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, Z/2Z इज क्वोशंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर डैश। हमने इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 1, 2, इनफाइनाइट और नन। अब ये जो क्वोशंट ग्रुप है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। अगर G कोई ग्रुप है आपके पास और H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप, देन क्वोशंट ग्रुप ऑफ G बाय H इज, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल g कैपिटल H सच डैट स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। ये इक्वल होगा कैपिटल H स्मॉल g सच डैट स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। मतलब जो लेफ्ट और राइट क्वोशंट्स हैं ये इक्वल होंगे एंड दिस इज क्वोशंट ग्रुप ऑफ G बाई H। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि Z/2Z का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि Z/NZ इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब आइसोमॉर्फिक आपको पता है ऐसी मैपिंग होती है जो पहले होमोमॉर्फिज्म हो, मतलब फाई अगर एक मैपिंग हमने ले ली है, ये पहले हो होमोमॉर्फिज्म और दूसरे नंबर पे ये क्या हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव आप जानते हैं ऑन2 और 1, 1। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि Z/NZ आइसोमॉर्फिक होता है Zn के। इस थ्योरम के मुताबिक ये जो हमारे पास क्वोशंट ग्रुप गिवन है Z/2Z, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z2 के। और Z2 हम जानते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 और 1। इसका मतलब है Z2 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ Z2 वो 2 है। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो फिर इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर भी 2 होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आर सेम। जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है। तो फिर इसके मुताबिक ये जो हमारे पास क्वोशंट ग्रुप गिवन है Z/2Z, उसका ऑर्डर क्या होगा? 2, क्योंकि Z2 का ऑर्डर 2 है और Z2 इस क्वोशंट ग्रुप जो कि Z/2Z है इसके आइसोमॉर्फिक है। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी।
तो एमसीक्यू नंबर 12 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि Z/2Z एक क्वोशंट ग्रुप है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन थी। सबसे पहले हमने क्वोशंट ग्रुप की डेफिनेशन को रिव्यू कर लिया कि अगर G एक ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फिर हम जो क्वोशंट ग्रुप G/H है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं G/H, और ये लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं इसमें। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक थ्योरम की स्टेटमेंट देखी कि जो क्वोशंट ग्रुप है Z/NZ ये ZN के आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक एक ऐसी मैपिंग होती है जो होमोमॉर्फिज्म हो और बाइजेक्टिव हो। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वोशंट ग्रुप गिवन है वो है Z/2Z, ये फिर किसके आइसोमॉर्फिक होगा? बाय यूजिंग दिस थ्योरम Z2 के। और Z2 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 और 1 और इसका ऑर्डर 2 है। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है तो फिर इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आर सेम। इसका ऑर्डर सेम क्यों होता है? क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मैपिंग उसी सूरत में पॉसिबल होगी जब दोनों तरफ ऑर्डर सेम होगा। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बी ऑप्शन, विच इज़ 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 12 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर डैश वेयर P इज़ अ प्राइम ऑलवेज अबिलियन। स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि अगर G एक ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या हो कि अगर P एक प्राइम है तो हमेशा वो क्या होगा? अबिलियन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, P⁴, P⁴2, 2P और P³। अब इससे रिलेटेड हम 2 रिजल्ट ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो ये कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक होता है और हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। अब इसके मुताबिक हमारे पास एक और रिजल्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। A group G is always abelian if the order of group is P² where P is a प्राइम। तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है इस रिजल्ट की कि हर वो ग्रुप अबिलियन होगा अगर उस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? P² और P यहाँ पे कोई प्राइम होगा। हम इससे पहले जो रिजल्ट पढ़ चुके हैं वो ये था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा और अगर साइक्लिक है तो फिर अबिलियन भी होगा। लेकिन ये रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर 2 बन जाता है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? ये अबिलियन ग्रुप है। तो फिर इसके मुताबिक यहाँ पे क्लियर है कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 13 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि ग्रुप G हैविंग ऑर्डर डैश वेयर P इज़ अ प्राइम ऑलवेज अबिलियन, कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर कोई प्राइम की पावर है वो हमेशा अबिलियन होगा। हमने ये देखना था कि वो प्राइम की पावर क्या हो। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट देखा है कि एक ग्रुप अबिलियन होगा अगर उसका ऑर्डर क्या हो? P² और P यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है। जबकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि इससे पहले हम जो 2 रिजल्ट पढ़ चुके हैं वो ये था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होता है और हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। लेकिन ये रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P⁴ हो और P कोई प्राइम हो तो फिर उस ग्रुप को हम डायरेक्टली क्या कहेंगे? ये अबिलियन है। तो फिर यहाँ से इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? P⁴2, विच इज़ बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 13 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज डैश, कि हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसकी डिग्री 3 है, हमने उसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 6, 2, 3, 4। अब इस एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप्स के ऊपर। कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाए, तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वापस इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n की। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। अब ये जो सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं ना, इसके बारे में आप ये याद रखें
कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे किसी न किसी सिमेट्रिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ग्रुप्स आप स्टडी करते हैं ग्रुप थ्योरी में, उन तमाम ग्रुप्स की कॉपी आपको सिमेट्रिक ग्रुप में मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप तमाम सिमेट्रिक ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, तो मतलब आपने तमाम ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया, उनको स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे जो सिमेट्रिक ग्रुप है इसके लिए यहाँ पे मैं सेट लेने लगा हूँ 1 2 3 अप टू n, वेयर ये जो n है दिस इज डिग्री ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। अब यहाँ पे मैं एक मैपिंग लिखूंगा, मैपिंग है फ्रॉम A टू A, और ये जो अल्फ़ा है इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम A टू A। अल्फ़ा एक ऐसी मैपिंग है हमारे पास जो बाइजेक्टिव है, जो सेट A से A पे ही मैप हो रही है। इस मैपिंग में अब जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा वो हम देख लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन वो यहाँ पे होगा जी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स पे जो कंपोजिशन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन इसमें होगा। और इसमें एक और चीज़ ऑर्डर ऑफ SN का मतलब है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, इसको आप SN भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ SN है ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 3 मैपिंग ले लूँ अल्फ़ा बीटा और गामा SN में से, तो पहली प्रॉपर्टी के अल्फ़ा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट SN में होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो एसोसिएटिव लॉ है ये इन मैपिंग की कंपोजिशन पे होल्ड करता है। नंबर 3 पे यहाँ पे आइडेंटिटी मैपिंग बिलोंग करेगी SN से, और सच डैट अल्फ़ा I इक्वल्स टू I अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है जी, इसको हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। और 4th नंबर पे अगर अल्फ़ा बिलोंग करता है SN से, देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा इन्वर्स। इस मैपिंग का इन्वर्स भी SN से बिलोंग करेगा। और अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं SN पे, तो फिर हम इसको ग्रुप का नाम देते हैं विच इज़ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। अब हम यहाँ पे A के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स लेके उस पे सिमेट्रिक ग्रुप्स को बनाना सीखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक सेट ले लेता हूँ A, जिसमें एक ही एलिमेंट है 1। अब इस पे जो मैपिंग यहाँ पे डिफाइन होगी वो होगी I ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज़ आइडेंटिटी मैपिंग। और इसका जो S1 ग्रुप बनेगा सिमेट्रिक ग्रुप, उसमें एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। क्योंकि ये ग्रुप है तो एटलीस्ट इसमें आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है, यही इसका इन्वर्स है। और यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं 1 1 परमुटेशन। आप जानते हैं ऐसी मैपिंग जो एक सेट से उसी सेट पे डिफाइन हो उसको परमुटेशन का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे जो A हमने सेट लिया था जिसमें एक ही एलिमेंट था 1, उसका जो सिमेट्रिक ग्रुप बना है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है विच इज़ आइडेंटिटी। और ये ट्रिवियल है विच इज़ आल्सो साइक्लिक एंड एबिलियन। ये साइक्लिक भी है और एबिलियन भी है। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स में ले लेता हूँ 1 और 2। अब यहाँ पे जो बनने वाला सिमेट्रिक ग्रुप होगा वो S2 होगा, और 2 आपको पता है इसकी डिग्री है, SN डिग्री n है, S2 मतलब 2 इसकी डिग्री है इस सिमेट्रिक ग्रुप की। तो यहाँ पे जो हम मैपिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी 1 2। यहाँ पे मैं परमुटेशन बनाने लगा हूँ 1 2
ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 यहाँ पे इसकी परमुटेशंस बनेगी। पहली परमुटेशन तो होगी 1 1 पे ही मैप होगा, 2 2 पे ही मैप होगा। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 2 पे मैप हो जाएगा और 2 1 पे मैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये आइडेंटिटी है और इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा का, तो S2 के एलिमेंट्स क्या बनेंगे फिर, आइडेंटिटी और अल्फ़ा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखें, अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा से ही मल्टीप्लाई करें तो वो S2 से बिलोंग करना चाहिए ना, क्योंकि S2 सिमेट्रिक ग्रुप है डिग्री 2 का। तो यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने किसको कहा है, 1 2 2 1 और 1 2 2 1। अब इन 2 परमुटेशंस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है ये ज़रा गौर से समझ लें। देखिए, जो हमारे पास इनपुट हैं वो तो यही रहेंगी 2, 1 और 2, वो तो चेंज नहीं होनी। अब देखें, पहली जो हमारे पास परमुटेशन है उसमें 1 2 पे मैप हो रहा है। अब आप दूसरी परमुटेशन में चले जाएं, 2 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब है 1 किस में मैप हो रहा है, 1 पे। इसको आप इस तरह से देख लें कि 1 पे जब हमने अल्फ़ा मैपिंग डिफाइन की तो ये मैप हो रहा है 2 पे। अगेन दूसरी परमुटेशन पे आ जाएं, दूसरी परमुटेशन का नाम भी अल्फ़ा ही है। 2 पे जब हमने फिर अल्फ़ा अप्लाई किया तो 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। इट मीन्स 1 की मैपिंग यहाँ पे क्या होगी, 1। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 2 की। देखिए, 2 मैप हो रहा है 1 पे। 2 पे जब हमने अल्फ़ा अप्लाई किया तो ये मैप हो गया 1 पे। और फिर हम जब इस पे अगेन अल्फ़ा अप्लाई करेंगे, इधर आ जाएं, 2 1 पे मैप हो रहा है और इधर 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। तो इसका मतलब है 2 किस पे मैप होगा, 2 पे। और ये तो हमारी आइडेंटिटी मैपिंग ही आ गई। इसका मतलब ये है S2 में जो अल्फ़ा स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी के। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। इधर उसने ये कहा है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। सिमेट्रिक ग्रुप कौन सा लेना है, डिग्री 3 का। अब हम इसके एलिमेंट्स बनाना सीखते हैं कि इसके एलिमेंट्स किस तरह से बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना। तो यहाँ पे जो S3 बनेगा उसमें हमारे पास एलिमेंट्स अब किस तरह से बनेंगे ये गौर से देख लें। 1 2 3 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, जितना यहाँ पे उसकी डिग्री होगी उसका फैक्टोरियल। तो S3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6। तो S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। यहाँ पे 6 परमुटेशंस बनेगी। ये हम यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3। अब ये जो सबसे पहली परमुटेशन है इसको आप आइडेंटिटी कह दें। 1 1 पे मैप है, 2 2 पे और 3 3 पे। ठीक हो गया। अब अगली परमुटेशन पे आपने क्या करना है, 1 को फिक्स कर देना है, इन दोनों को चेंज करना है, 3 इधर कर दें, 2 इधर कर दें। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को फिक्स करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें 1 और 3। उसके बाद 2 को इधर फिक्स ही रहने दें, इनको चेंज कर दें, 3 इधर 1 इधर। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिक्स करेंगे 3 को, इधर आप लिख दें 1 2, 3 को वैसे ही रहने दें। अब इन दोनों को चेंज कर दें, 2 और 1। तो ये आपके पास 6 जो पॉसिबल परमुटेशंस हैं ये बनेंगी। अब ये जो परमुटेशंस हैं इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली मैपिंग को मैंने आइडेंटिटी मैपिंग कहा है, तो 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे, 3 3 पे। अब आपने करना क्या है कि जो 1 जिस पोजीशन पे था ना उसको फिक्स कर दें, इन दोनों को चेंज कर दें, 3 इधर 2 उधर। ये अगली परमुटेशन बन गई। उसके बाद अब आपने यहाँ पे रखना है 2, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3, इन तीनों को बारी बारी आपने फिक्स करना है। पहले 1 के दोनों केस डिस्कस कर लीजिए, फिर मैंने 2 को यहाँ पे फिक्स किया है और यहाँ आया है 1 और 3। 2 को उधर ही रहने देना है और इन दोनों को चेंज कर देना है, 3 इधर 1 उधर। ये अगली परमुटेशन बन गई। उसके बाद अब किसकी बारी है, 3 की। 3 को इधर फिक्स करें, बाकी कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, तो ये 1 2 आ गया। फिर 3 को इधर रहने दें और इन दोनों को चेंज कर दें, 2 इधर और 1 इधर। तो इस तरह से आपके पास इसके 6 एलिमेंट्स बनेंगे। अब हम ये देखेंगे कि S3 में एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहा था, लेट्स सपोज अगर इसको मैं नाम दे दूँ अल्फ़ा का,
तो यहाँ पे जब हम अल्फ़ा को अल्फ़ा से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसी परमुटेशन में से आना चाहिए। यही बात हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। अल्फ़ा को जब हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा हमारा यहाँ पे है 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1, सिमिलरली 1 2 3 2 3 1। इन दोनों की प्रोडक्ट अब हम चेक करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। इनपुट तो यही रहनी है 1 2 3। देखें 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। इसका मतलब है 1 मैप होगा 3 पे। अब 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब है 2 किस पे मैप होगा, 1 पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 यहाँ पे 1 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 2 मैप हो रहा है 1 पे। ठीक हो गया। अब उसके बाद 3 1 पे मैप हो रहा है और इधर 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। इट मीन्स 3 किस पे मैप होगा, 2 पे। तो ये हमारे पास देखें कौन सी परमुटेशन आई है, 3 1 2। दिस इज, ये है अल्फ़ा स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें अल्फ़ा स्क्वायर का। ठीक हो गया। अब इसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर को फिर अल्फ़ा से अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये चेक करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है 1 2 3 3 1 2 और यहाँ पे हम रखेंगे अल्फ़ा 1 2 3 और 2 3 1। अब आप इनका जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 1 मैप हो रहा है 3 पे और 3 मैप हो रहा है 1 पे। इनपुट तो यही रहनी है ना, 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 1 किस पे मैप होगा, 1 पे। 2 1 पे मैप हो रहा है और 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। इट मीन्स 2 2 पे ही मैप होगा। और 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे। तो 3 इसका मतलब है 3 पे ही मैपिंग होगी इसकी। इसका मतलब है देखिए हमारे पास क्या आया है, आइडेंटिटी। इट मीन्स S3 में जो अल्फ़ा क्यूब है ये 1 के इक्वल है। अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब किसके इक्वल आ गया है, 1 पे। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब इस परमुटेशन को मैं अगर नाम दूँ बीटा का, तो अब हम बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। बीटा किस परमुटेशन को हमने कहा है, 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2। इनका प्रोडक्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। 1 1 पे मैप हो रहा है और 1 1 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 1 2 3 1 की मैपिंग 1 ही होगी। उसके बाद 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 2 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 2 किस पे मैप होगा, 2 पे। और इसके बाद 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 3 3 पे मैप होगा। तो ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन बन गई। इसका मतलब है S3 में जो बीटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इस अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फ़ा किस परमुटेशन को हमने कहा है, 1 2 3 2 3 1। उसके बाद बीटा, बीटा हमने इसको कहा है 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2। इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इनपुट तो यही रहेगी 1 2 3। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब है 1 3 पे मैप होगा, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 2 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 2 किस पे मैप होगा, 2 पे। और 3 1 पे मैप हो रहा है और 1 1 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 3 1 पे मैप होगा। तो ये देखें ये कौन सी परमुटेशन आई है, नीचे है 3 2 1। दिस इज अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, अल्फ़ा बीटा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहले हमने अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये परमुटेशन आ गई। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अल्फ़ा स्क्वायर क्या है जी, 1 2 3 3 1 2। और इसी तरह से जो बीटा है 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2। इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है। इनपुट लिख लेते हैं पहले, ले जी। 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 2 पे मैप हो रहा है। इट मीन्स 1 किस पे मैप होगा, 2 पे। 2 1 पे मैप हो रहा है और 1 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब है 2 1 पे मैप होगा एंड 3 मैप हो रहा है 2 पे और 2 किस में मैप हो रहा है, 3 पे। इट मीन्स 3 3 पे मैप होगा। तो ये देखें ये कौन सी परमुटेशन आई है, ये परमुटेशन। ये हमने क्या फाइंड किया है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ गए हैं S3 के।
यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं आइडेंटिटी अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और इसी को फिर हम इस रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं S3 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सच डैट, यहाँ पे देखें अल्फ़ा क्यूब 1 के इक्वल है, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड किया था ना, इसको अगर फिर आप अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन ही बनेगी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा असल में इस एमसीक्यू में काम क्या था कि हमने सिमेट्रिक ग्रुप जिसकी डिग्री 3 थी, ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया है। इसकी सारी परमुटेशंस को हमने डिस्कस कर लिया, इसके एलिमेंट्स किस तरह से ड्राइव करते हैं ये भी हमने देख लिया। हमने क्या करना था, इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद बतानी थी हमने। अब कॉन्जुगेसी क्लासेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जी कोई ग्रुप है आपके पास, उसका वो वाला एलिमेंट है जिसको हम किस तरह से चेक करते हैं। अगर ए बिलोंग करता है जी से तो एक्स ए एक्स इनवर्स ये हमने फाइंड करना होता है, और एक्स किससे बिलोंग करता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉन्जुगेट एलिमेंट उनको कहेंगे, और ये सारे मिलके कॉन्जुगेसी क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे S3 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी उसको फाइंड करने का यहाँ पे फार्मूला ये है, क्योंकि S3 का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 6, तो 6 की आप पॉजिटिव पार्टीशन करें, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन। एक तो 6 होगी, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दें 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर दें 4 प्लस 1 प्लस 1, और उसके बाद अगली जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें 6 की जो पॉसिबल पॉजिटिव पार्टीशन है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो जब आपने सिमेट्रिक ग्रुप की नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस को फाइंड करना है तो उसमें आपने देखना है कि जो उसका ऑर्डर है उसकी जितनी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। इसकी कितनी आई है हमारे पास पार्टीशन 6, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3, और इतनी ही इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी, और इसके मुताबिक इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर 14 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज डैश। हमने सिमेट्रिक ग्रुप जिसकी डिग्री 3 है उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद बतानी थी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देख लिया कि जो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n है वो किस तरह से जनरेट होता है, ये मैपिंग किस तरह की होती है। यहाँ पे हमने S1 को डिस्कस कर लिया, S2 को डिस्कस कर लिया, S3 को देखा, इसके एलिमेंट्स किस तरह से जनरेट होते हैं, हम इनको किस तरह से इस रिप्रेजेंटेशन में दिखते हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। और उसके बाद अगर आपने सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री कोई भी हो उसकी अगर आपने कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद फाइंड करनी है तो आपने जितना उस ग्रुप का ऑर्डर है उसकी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन कर लें और उसको डिवाइड कर दें 2 पे। इस वजह से यहाँ पे चूँकि हमारे पास S3 का ऑर्डर 6 था, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 3, और यही इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद होगी जो कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 14 भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डैश इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट्स विद ऑल अदर एलिमेंट्स इन जी। सिंपल सा ये एमसीक्यू है, उसने एक डेफिनेशन पूछी है हमसे, 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट में एक्चुअली वो ये कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएँ किसी ग्रुप के जो बाकी तमाम एलिमेंट से कम्यूट करें, ग्रुप जी है। 4 ऑप्शंस हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, आउटरमॉर्फिज्म ऑफ जी और नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रुप की, सेंटर ऑफ ग्रुप। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी which
commutes with all other एलिमेंट्स। तो इसमें बेसिकली हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं किसी ग्रुप के जो उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें, और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं z ऑफ g, सेंटर ऑफ g को, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे x बिलोंग्स टू g सच दैट x a इक्वल्स टू ax फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो बाकी तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करें। तो फिर इससे क्लियर है कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बाकी दो ऑप्शंस गिवन है इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है कम्यूटेटर सब ग्रुप। इसको हम ऑलरेडी जब हमने 2017 का पेपर डिस्कस किया था वहाँ पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। कम्यूटेटर्स बेसिकली हमारे पास इस तरह से फाइंड करते हैं हम, ए और बी दो एलिमेंट्स उठाए हमने ग्रुप जी से, इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, और इसको हम कम्यूटेटर ऑफ ए बी कहेंगे। और इस तरह से हम जी ग्रुप के तमाम कम्यूटेटर्स फाइंड करते हैं, और ये जो तमाम कम्यूटेटर्स हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे ये तमाम एलिमेंट्स भी ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम डिराइव्ड ग्रुप का नाम देते हैं, डिराइव्ड ग्रुप। उसके बाद सी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमॉर्फिज्म, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, अ मैपिंग phi फ्रॉम ग्रुप G टू itself, मतलब G से G पे ही डिफाइन होती है, और ये होमोमॉर्फिज्म होती है और बाइजेक्टिव होती है। phi इज बाइजेक्टिव, इसलिए फिर इसको ऑटोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 15 में हमारे पास स्टेटमेंट में उसने एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन पूछी थी। सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं किसी ग्रुप के जो बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसको हम जी ऑफ जी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप को, और एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो फिर इसके मुताबिक इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज सेंटर ऑफ ग्रुप। लेकिन उसके बाद हमने कम्यूटेटर और ऑटोमॉर्फिज्म को भी डिस्कस कर लिया। कम्यूटेटर यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फाइंड करते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं। इनका कम्यूटेटर हम इस तरह से फाइंड करते हैं ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स, और इस तरह हम जी के जितने भी कम्यूटेटर्स फाइंड करेंगे वो ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम डिराइव्ड ग्रुप का नाम देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है सी ऑप्शन में, इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि ये एक ऐसी मैपिंग है जो ग्रुप जी से जी पे ही डिफाइन होती है इटसेल्फ, और ये किस तरह की होती है, ये होमोमॉर्फिज्म होती है और बाइजेक्टिव होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 15 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6। मॉडुलो 6 की हमारे पास एक रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। हमने ये बताना है कि इसके जीरो डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए में है 1 to 4, ऑप्शन बी है 0 to 3, ऑप्शन सी है 0 to 4 और ऑप्शन डी है 2 3 4। अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जीरो डिवाइजर्स हैं ये क्या होते हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने 2015 का पेपर सॉल्व किया था उसमें हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम यहाँ पे पहले रिवाइज कर लेते हैं। जीरो डिवाइजर्स, नॉन जीरो elements, let's suppose A and B belongs to R is said to be zero divisors in R। R यहाँ पे रिंग है,
इफ़ ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड आल्सो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट रिंग आर में ज़ीरो के इक्वल है और कंडीशन क्या है कि दोनों नॉन ज़ीरो हों, ए और बी दोनों, तो फिर हम ये कहेंगे कि ए और बी दोनों आर के ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। बात क्लियर हो गई। अब वो बात कर रहा है रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6, मतलब Z6 की बात कर रहा है वो। Z6 में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5। ये जो कि मॉडुलो क्लास 6 है तो इसमें इस तरह से हम एलिमेंट्स इसके लिख देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखें हमारे पास जो चार ऑप्शंस गिवन हैं उसमें अगर आप गौर करें ऑप्शन बी पे और ऑप्शन सी पे, इस पे हमारे पास नंबर जो गिवन है वो एक ज़ीरो भी गिवन है, जबकि ज़ीरो डिवाइसेस की डेफिनेशन में हमने अभी देख लिया है कि जो दो नंबर्स हमने लेने हैं वो कब ज़ीरो डिवाइसेस होंगे, जब वो नॉन ज़ीरो हों। पहली कंडीशन ये है कि नॉन ज़ीरो हों, फिर उनका प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है इसमें तो उसने ज़ीरो दे दिया, तो ज़ीरो डिवाइज़र हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ये कह रही है कि दो एलिमेंट जो आपने लेने हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इस वजह से बी ऑप्शन भी इसमें से एलिमिनेट हो गई और सी ऑप्शन भी इसमें से एलिमिनेट हो गई। अब बाकी बात जाती हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। अगर मैं लेट्स सपोज 1 और 2 की बात करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये किसके इक्वल होगा? 2 के, और ये तो 0 के इक्वल नहीं है अंडर मॉड 6। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 एक दूसरे के ज़ीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ए ऑप्शन भी इसमें से एलिमिनेट हो गई। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। यहाँ पे देखिए 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6, और अंडर मॉडुलो 6 किसके इक्वल है? 0 के। इट मीन्स 2 and 3 आर ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ Z6। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3 और 4 की, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ से ये 12 के इक्वल है, और 12 अंडर मॉडुलो 6 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो इसका मतलब है 3 और 4 भी ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी। इसको आप एक और मेथड से भी चेक कर सकते हैं। देखें हमारे पास Z6 है ना, Z6 में ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 3 4 5। अगर आपने Z6 के ज़ीरो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं ना, तो आपने Z6 में से वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर हमने Z6 के ज़ीरो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं तो आपने क्या करना है? वो वाले नंबर उठाने हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अब वो देखें वो कौन कौन से नंबर्स हैं। एक तो 2 है जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और उसके बाद 3 है और 4 है। ये तीन नंबर्स हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 का और 6 का GCD क्या होगा? 2। इसी तरह से 3 और 6 का GCD क्या होगा? 3, और 4 और 6 का GCD क्या होगा? 2। इट मीन्स 2 3 एंड 4 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम्स विद 6। बात क्लियर हो गई। तो वो नंबर जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे वही उसके ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे। इसी तरह से आप Z6 का मैंने यहाँ पे बात की है, आप किसी भी Z में इसको फाइंड कर सकते हैं। Z8 फाइंड कर लें, Z9 फाइंड कर लें। इस मेथड से आप किसी भी Z के ज़ीरो डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 16 में उसने ये हमें कहा था कि अगर आपके पास एक रिंग है इंटीजर्स मॉडुलो 6 में, तो आप उसके ज़ीरो डिवाइजर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन देख ली कि ऐसे दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो वो दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, A B और B B। फिर हम ये कहेंगे कि ये जो A और B हैं ये R के ज़ीरो डिवाइजर्स हैं। तो यहाँ से हमने सबसे पहले देखा ये जो B और C ऑप्शन है इसमें चूँकि 0 है तो ज़ीरो डिवाइजर हो नहीं सकता, हमने यहाँ पे कंडीशन देख ली है। तो ये दोनों इसमें से एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद हमने ऑप्शन ए को चेक किया, 1 और 2 का प्रोडक्ट चूँकि 2 के इक्वल है और मॉडुलो 6 में 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से 1 और 2 एक दूसरे के ज़ीरो डिवाइजर नहीं है, इसलिए हमने ए ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद डी ऑप्शन में हमने पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, मॉडुलो 6 में वो 0 के इक्वल है। इसी तरह से फिर मैंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 12, और मॉडुलो 6 में ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें फिर ये पता चल गया कि 2 3 एंड 4 आर ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ रिंग मॉडुलो 6।
यहाँ से हमने एक और मेथड भी देखा कि अगर आपने Z6 के ज़ीरो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं तो आप इसमें से वो वाले एलिमेंट्स उठा लें जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। वो कौन से नंबर्स हैं? 2, 3 और 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, इन तीनों का 6 के साथ GCD 1 नहीं है, इट मीन्स ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। वो वाले नंबर्स जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है वही Z6 के ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे। ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 16 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G इज़ इक्वल टू डैश। ये नॉर्मलाइजर की सिंबल है। हमारे पास H एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है ग्रुप G का। हमने ये देखना है कि इसके नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है H, ऑप्शन बी है G, ऑप्शन सी में हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें एक ही एलिमेंट है विच इज़ आइडेंटिटी, और डी है जी नन ऑफ दीज। अब इसमें देखें उसने बात की है नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बहस करने की अब ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं नॉर्मलाइज़र की। नॉर्मलाइज़र को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, G अगर कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इज़ डिनोटेड एज, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इक्वल्स टू स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G सच दैट G ऑफ कैपिटल H इक्वल्स टू H ऑफ G। तो नॉर्मलाइज़र को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि G अगर एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसमें G के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो H के साथ कम्यूट करेंगे। स्मॉल g बिलोंग कर रहा है ग्रुप से, ठीक है, और इसमें हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स आएंगे नॉर्मलाइज़र में जो H के साथ कम्यूट करेंगे। GH इज़ इक्वल टू HG। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप हो, यहाँ पे तो हमने कहा है ना सब ग्रुप, वो ये कह रहा है कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हो तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ H इज़ अ नॉर्मल subgroup of G then normalizer of H in G is equal to whole G। देखिए नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन में हमने ये देखा है कि H G का सब ग्रुप होता है, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G में G के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो H के साथ कम्यूट करते हैं। लेकिन अगर थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर H उसका सिर्फ सब ग्रुप ना हो, नॉर्मल सब ग्रुप अगर बन जाए, तो फिर नॉर्मलाइज़र में G पूरा आ जाएगा, मतलब फिर G के तमाम एलिमेंट्स H के साथ कम्यूट करेंगे। कब? जब H क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो यहाँ से फिर हमें ये क्लियर है कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ होल G। तो MCQ नंबर 17 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो फिर उसका जो नॉर्मलाइज़र है वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नॉर्मलाइज़र को डिफाइन किया कि G अगर एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, और इसमें G के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो H के साथ कम्यूट करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक रिजल्ट था कि अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप हो ग्रुप G का, तो फिर उसका जो नॉर्मलाइज़र है वो पूरे G के इक्वल आ जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन में तो हमने H को सिर्फ सब ग्रुप कहा है ना। अगर ये H नॉर्मल सब ग्रुप बन जाए तो फिर G के तमाम एलिमेंट्स H के साथ कम्यूट कर जाएंगे और इसका जो नॉर्मलाइज़र है वो पूरा G के इक्वल आ जाएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 17 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विद n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इज डैश। हमारे पास एक n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं
वो n है, उसकी तादाद n है और वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इस मैट्रिक्स को फिर क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डायगोनलाइजेबल, ऑप्शन बी है सिमिलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है नॉट डायगोनलाइजेबल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब इसकी तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले यहाँ पे देखेंगे। बीएससी का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, उसकी जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, उसका जो चैप्टर 7 है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, वहाँ पे आपने ये चीज़ें सीखी थी, उसको हम रिवाइज करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर मैं n क्रॉस n ले लेता हूँ, लेट्स सपोज। तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करते थे, a माइनस लैम्डा आई फाइंड करते थे हम। लैम्डा यहाँ पे कोई स्केलर है और उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई का, इसको हम पुट करते थे 0 के इक्वल। इसको 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास जो पोलिनोमियल आती थी उसको हम कहते थे करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और फिर इस पोलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन करते थे या किसी और मेथड से उसको सॉल्व करने से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती थी, दीज आर आइजन वैल्यूज़। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद जब लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाती थी, लेट्स सपोज लैम्डा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, a1 और a2। फिर उसके बाद हम वेक्टर लेट करते थे। यहाँ पे चूँकि इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो यहाँ पे मैं वेक्टर लेट करूँगा v1 v2 अप टू vn, और इसको हम इस तरह से लिखते थे a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल्स टू 0। इसको एवेलुएट करने से हमारे पास जो वेक्टर्स मिलते थे उनको हम आइजन वेक्टर्स का नाम देते थे, आइजन वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती थी इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग फिर हमें आइजन वेक्टर्स मिलते थे। और ये जो आइजन वेक्टर्स होते थे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते थे, और जो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वो बेसिस बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पे वेक्टर्स मिलते थे उसको अगर आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, लेट्स सपोज ये a1 a2 a3 a4, ये अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स आए थे, एक वेक्टर है a1 a2 और दूसरा वेक्टर a3 a4, इसको हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। और अगर p इनवर्स a इंटू p, इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स आए तो फिर हम a को क्या कहेंगे, डायगोनलाइजेबल। ये बात क्लियर हो गई। अब हम वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट में। इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाई n और इसकी जो आइजन वैल्यूज़ हैं, ये जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो डिस्टिंक्ट है, उनकी तादाद n है, तो फिर ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास ये एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ A इज़ a n बाई n मैट्रिक्स having distinct eigenvalues, then A is diagonalizable। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है n बाई n और उसकी जो आइजन वैल्यूज़ हैं, ये जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया जिस तरह से हम आइजन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, अगर उसकी आइजन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं तो फिर A क्या होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो इसके मुताबिक ये क्लियर है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A विच इज़ डायगोनलाइजेबल। इसके बाद ये जो बी ऑप्शन है इसमें यूज़ हुआ है सिमिलर मैट्रिक्स, हम इनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलर मैट्रिसेस, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं A एंड B और दोनों मैट्रिसेस पे जब हम ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करें और यहाँ से मिलने वाली जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये भी दोनों की सेम हो,
और अगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो ज़ाहिर है फिर लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो भी सेम होंगी, सेम वैल्यूज ऑफ लैम्डा। फिर हम ए और बी को सिमिलर मैट्रिसेस का नाम देंगे। बात क्लियर हो गई। तो एमसीक्यू नंबर 18 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/n और इसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो फिर ये क्या होगी। चार ऑप्शंस हमारे पास थे। यहाँ भी हमने ये प्रोसीजर डिस्कस किया जो आपने बीएससी क्लास का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसकी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, उसमें ये प्रोसीजर आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका यहाँ भी मैंने ऑर्डर लिया है n/n, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते थे a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा कोई स्केलर है, फिर हम इसी का डिटर्मिनेंट पुट करते थे 0 के इक्वल और इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आती थी उसको हम नाम देते थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, और उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज मिलती थी उसको हम नाम देते हैं आइगन वैल्यूज का। और लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं a1 a2, फिर हम उसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर लेट करते थे। वेक्टर में लिया है v1 v2 से vn तक। ये मैंने vn तक इसलिए लेट किया है क्योंकि यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मैंने n क्रॉस n लिया है। फिर हम इस तरह से इसको लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू v इज इक्वल टू 0 और इसको इवेल्युएट करने से हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। अब ये जो आइगन वेक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये दो मेरे पास आइगन वेक्टर्स आ गए इन दो आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें जिसको हम नाम देंगे P का, और फिर उसके बाद P इनवर्स इंटू A यही मैट्रिक्स है जिस पे हमने ये सारा प्रोसीजर किया है, और इंटू P अगर इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, एक डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि A इज़ अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन स्टेटमेंट में हमारे पास जो गिवन है उस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ की है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर एक A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/n और उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये जो हमने यहाँ पे फाइंड की हैं ये डिस्टिंक्ट है, तो फिर A क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। तो फिर इसके मुताबिक इसका A ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी देख ली कि दो मैट्रिसेस A और B उस सूरत में सिमिलर होंगी अगर उन दोनों से हासिल होने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैं वो सेम हो। अगर पॉलिनोमियल सेम है तो ज़ाहिर है फिर उसके जो रूट्स होंगे, जो लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी वो भी सेम होंगी, तो उस सूरत में फिर हम A और B को सिमिलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 18 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट T फ्रॉम U टू V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम U टू V एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस U ऑफ F टू अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F। देन इसमें चूँकि बात हो रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने 2015 का पेपर डिस्कस किया था। ये तमाम लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ T इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 के इक्वल है? इन दोनों की डायमेंशंस का जो एडिशन है क्या ये 2n के इक्वल है, क्या ये n स्क्वायर के इक्वल है, और क्या ये n के इक्वल है? सिंपल सा ये MCQ है। इसमें एक्चुअली एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है। थ्योरम की स्टेटमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट T from U to V be a linear transformation from an n-dimensional vector space U to V over same field F, then dimension of nullity of transformation plus dimension of rank of transformation ये किसके इक्वल होता है, n के। और इस थ्योरम को हम रैंक नलिटी थ्योरम का नाम देते हैं, या दूसरा इसका नाम है डायमेंशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, डायमेंशन
थ्योरम। और यहाँ पे आप जानते हैं कि n ऑफ t का मतलब ये है नल वेक्टर स्पेस। नल वेक्टर स्पेस आप जानते हैं ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें वो तमाम वेक्टर्स आते हैं जो जीरो में मैप होते हैं, और ये जो आर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये होती है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम इसको एज अ रैंक यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, n, जो कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। तो फिर इसके मुताबिक यहाँ पे क्लियर है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू n। तो MCQ नंबर 19 में हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन थी। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U से V और ये एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है U ऑफ f टू V ऑफ f, फील्ड सेम है, तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी है और डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, n के इक्वल, जितनी उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। तो इसके मुताबिक इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 19 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 20। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश मैट्रिक्स। रो स्पेस या कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन होती है किसी मैट्रिक्स की, उसको हम क्या कहते हैं। आप जानते हैं रो स्पेस में हमारे पास वो वेक्टर्स जो रो किसी मैट्रिक्स की बनाते हैं उसको रो स्पेस कहते हैं, और वो वाले वेक्टर्स जो कॉलम की शक्ल में हम लिखते हैं उनको हम कॉलम स्पेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये वो पूछ रहा है कि जो रो स्पेस है उसकी डायमेंशन या जो कॉलम स्पेस है उसकी डायमेंशन, उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। नंबर ए है बेसिस, बी पे है नल स्पेस, सी है रैंक और डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे जो पहली ऑप्शन है बेसिस, इसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों वो बेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में तो उसने कहीं भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात नहीं की, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है वो यहाँ से निगलेक्ट हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन में है नल स्पेस। नल स्पेस को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि नल स्पेस ऐसी वेक्टर स्पेस होती है जिसमें वो वाले वेक्टर्स आते हैं जो सिर्फ जीरो पे मैप करते हैं, जिसको कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन है रैंक। यहाँ पे हम रैंक को डिफाइन करेंगे, रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स। इसको हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन है जी मेरे पास द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ आ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में या एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसकी जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होती है उसको हम रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। एशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट जो है सिर्फ वो ज़ीरो बनाने होते हैं, और जो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है उसमें लीडिंग एलिमेंट के जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उनको भी ज़ीरो बनाना होता है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की। इसके बाद हम इसकी सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स which are linearly independent। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो वाले रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, उनकी जो तादाद है उसको भी हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की, वो होती है जी द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो स्पेस की या कॉलम स्पेस की जितनी डायमेंशन होगी उतना उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो यहाँ से फिर क्लियर है, यही चीज़ उसने हमारे पास स्टेटमेंट में दी है कि द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एमसीक्यू नंबर 20 में हमारे पास स्टेटमेंट ये थी, द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसकी रो स्पेस या कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले बेसिस को डिस्कस कर लिया कि बेसिस एक्चुअली हमारे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वो बेसिस बनाते हैं। उसके बाद जो बी है ये है नल स्पेस। नल स्पेस को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास वो वाले वेक्टर्स आते हैं किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो जीरो पे मैप होते हैं, जिसको हम कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। उसके बाद सी नंबर पे हमारे पास है रैंक। रैंक को हमने यहाँ पे 3 तरह से डिफाइन किया है। सबसे पहली रैंक की डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एशेलोन फॉर्म में या रिड्यूस एशेलोन फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसकी जो नॉन जीरो रोज की तादाद है, नॉन जीरो रोज का मतलब है कि पूरी रो में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो अगर उसकी 2 एंट्रीज अगर जीरो है और एक नॉन जीरो है तो वो जो रो है वो नॉन जीरो काउंट होगी। उन नॉन जीरो रोज की जो तादाद है उसको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमने ये देखी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दे आर फॉर्म रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो उसके रो वेक्टर्स या कॉलम वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसके इक्वल होता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो असल में यही स्टेटमेंट है इस एमसीक्यू नंबर 20 की, द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जो रो स्पेस है या कॉलम स्पेस है उसकी डायमेंशन को हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके मुताबिक फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 20 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है इसके 10 MCQs डिस्कस किए हैं, MCQ नंबर 11 से 20 तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।